गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आई एम अगेन हेयर विद द न्यू लेक्चर दैट इज एरिस्टोटल एंड थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये जो नया लेक्चर है ये आपका कंटिन्यूएशन है आपके लास्ट थ्योरी से। तो हम लोग ने आपको जहाँ तक याद होगा कि एरिस्टोटल की जो लास्ट थ्योरी हमने पढ़ी थी, एरिस्टोटल एंड रिवॉल्यूशन, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल कौन था और उसका मेन कंसर्न क्या था। तो ऐसा करते हैं कि इस वीडियो में भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कि एरिस्टोटल का क्या इम्पैक्ट था ग्रीक पॉलिटिक्स में। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एरिस्टोटल वॉज अ ग्रीक फिलोसफर और उसने कैसे अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी जो है थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो एक बार फिर से इंट्रोडक्शन ऑफ एरिस्टोटल का आपको दे देती हूँ कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये एक ग्रीक फिलोसफर थे। ठीक है, साथ ही साथ वो प्लेटो के स्टूडेंट थे। एरिस्टोटल के बारे में बता चुकी हूँ आपको लास्ट क्लास में कि ही वॉज called as father of political science while his guru or the teacher Plato is called as father of political philosophy। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है फिलॉसफी में along the history, जैसे हिस्ट्री चली आ रही है तो इन दोनों का बहुत ज़्यादा स्थान रहा है, एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों का। इसके अलावा मास्टर ऑफ मैनी डिसिप्लिन, ये भी क्लियर होगा क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अपनी विचार रखे हैं, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, मेटाफिजिक्स हो, बहुत सारे डिफरेंट विषयों में इन्होंने अपने रखे हुए हैं विचार, पॉलिटिक्स हो। ठीक है, अब अगला जो आता है कि साथ ही साथ ये जो ग्रेट, आपको नहीं बताया था, ग्रेट टीचर भी है कि इन्होंने जो था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम लोग हिंदी में सिकंदर महान भी कहते हैं, उसको भी इन्होंने पढ़ाया था। और उसके जो जितने भी आइडियाज हुए हैं उन पे और उनकी लीडरशिप है उस पर भी एरिस्टोटल के विचारों का प्रभाव बहुत ही क्लियरली देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ग्रीक पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन था क्या। हालांकि ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रीस में ही जो है डेमोक्रेसी का बर्थ हुआ और वहाँ पे एथेंस उसे लीड कर रहा था। लेकिन फिर भी ग्रीस में देखा गया जो डिफरेंट सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड था, वहाँ पे कोई अच्छा नहीं चल रहा था, तो जिसके कारण वो बहुत एरिस्टोटल बहुत डिस्टर्ब थे। तो इस कारण उन्होंने 158 डिफरेंट सिटी स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और फिर अपने विचार रखे। अच्छा, मैं एक बात बता दूं जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी कि एरिस्टोटल के लिए जो है, एरिस्टोटल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू गवर्नमेंट। ओके, वो इन दोनों में कोई फर्क नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है रेदर, वही आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आपकी गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल होगा, और वाइस वर्सा, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल है तो आपकी गवर्नमेंट स्टेबल होगी। राइट, सिटी स्टेट्स के बारे में बता चुकी हूँ कि ग्रीस जो है बहुत सारे इंडिपेंडेंट छोटे छोटे सिटी स्टेट्स में बटा हुआ था, जहाँ पे सबका अपना एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन था। जो नंबर भी मैं आपको अब तक तो रट गया होगा, 158 इज दैट गोल्डन नंबर, राइट। एंड इसने बोला है कि जो भी सिटीजन्स हैं उनको पॉलिटिक्स और लीगल अफेयर्स में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। एरिस्टोटल का ऐसा कहना है, जो कि उनके गुरु से, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्लेटो है, उनसे थोड़ा वेरी करता है। बट यही है कि वहाँ पे जो था, जो उनका अफेयर्स था, ये गवर्नमेंट अफेयर्स जो है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वो बहुत डिस्टर्ब्ड है और वो यही उनका मेन कंसर्न है कि क्या किया जाए। तो 158 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद उन्होंने अपना एक, आप क्या कहते हैं, उन्होंने एक दिया अपना कि कैसे ही चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किया है। ठीक है, तो उसने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को और बहुत सारों को पढ़ा, 158 उनको एनालाइज किया। अब उसने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से एक टाइप है? पहला तो नंबर ऑफ द पर्सन रूलिंग एंड सेकेंड वन इज पर्पज ऑफ रूलिंग। ओके, तो पहले में इसने बोला कि नंबर ऑफ पर्सन्स रूलिंग के हिसाब से
तीन टाइप हो सकते हैं, या कि एक 1 पर्सन का रूल हो, या फ्यू पर्सन का रूल हो, और या फिर मैनी पर्सन यानी बहुत सारे लोग रूल कर रहे हो। चलिए, ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, सिंपल डेफिनेशन है मैथमेटिकल। अब हम लोग दूसरा समझते हैं कि पर्पस ऑफ रूलिंग क्या है। तो पर्पस ऑफ रूलिंग क्या है, जो राजा है, जो भी गवर्नमेंट है, वो लोगों के हित में या इंटरेस्ट ऑफ द पीपल देख रही है या अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रही है। ठीक है, जब सेल्फ इंटरेस्ट देखेगी तो इसे परवर्टेड इंटरेस्ट कहेंगे। यस, ये सिंपल इंग्लिश वर्ड ही है, परवर्टेड आप लोगों ने सुना ही होगा, राइट। जब कोई इंसान थोड़ा धूर्त होता है उसे परवर्टेड बोलते हैं। और अगर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल है तो ये नॉर्मल या इसे बोल सकते हैं गुड इंटरेस्ट। ओके, चलिए, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग अगला बढ़ते हैं, नंबर ऑफ रूल्स और पर्पस ऑफ रूलिंग के बाद भी कि क्या हो सकता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चेंज आएंगे, और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग सब। तो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में रूल ऑफ वन, रूल ऑफ फ्यू और रूल ऑफ मैनी, ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता दिया। वो भी बता दिया कि दो टाइप के रूल हो सकते हैं, या तो नॉर्मल फॉर्म होगी जबकि वो गवर्नमेंट जो पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर राजा काम कर रहा हो, राइट, पब्लिक इंटरेस्ट सर्व कर रहा हो, और या फिर दूसरी होगी परवर्टेड फॉर्म जब वो खुद के सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा हो। ओके, ठीक है। तो अगर रूल ऑफ वन है तो अगर नॉर्मल फॉर्म होगा तो मोनार्ची, यानी यहाँ पे सिर्फ एक राजा रहेगा, एक राजा की सरकार है। लेकिन जब भी ये राजा करप्ट हो जाएगा, सिर्फ अपने बारे में देखेगा और जनता की नहीं सुनेगा, जनता पे बहुत सारा अत्याचार करेगा, करप्ट हो जाएगा, तब ये चेंज हो जाएगा टायरनी में, तानाशाही जिसे बोलते हैं। फिर क्या होगी कि एरिस्टो, जब मान लीजिए बहुत सारे लोगों का, मतलब कुछ लोगों का राज है, फ्यू नॉट टू मैनी, तो इसे हम लोग बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी। जब ये गुड होगा, अच्छे लोग राज कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगेन ये ओलिगार्की में कब चेंज हो जाएगा, जब राजा जो होगा बहुत ही करप्ट हो जाएगा, सेल्फ इंटरेस्ट में काम करने लगेगा, लोगों का ध्यान नहीं रखेगा, उस केस में ये ओलिगार्की में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, रूल ऑफ मैनी, जब बहुत सारे लोग करेंगे, गुड फॉर्म में पॉलिटी। और पॉलिटी को मैं आपको बता दूं, इसे एरिस्टोटल के द्वारा गोल्डन मीन भी कहा गया है, गोल्डन मीन ऑफ गवर्नेंस। और जब यही परवर्टेड हो जाएगा, जब राजा नहीं दिखेगा कि ध्यान में लोगों का, प्रजा का नहीं रखेगा या सब्जेक्ट्स का, तो उसे डेमोक्रेसी में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो आप लोग बोलेंगे कि मैम डेमोक्रेसी तो नॉर्मली अच्छी होती है, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि डेमोक्रेसी हमेशा अच्छा नहीं होती, इंडिया में भी इनफैक्ट फ्लॉड डेमोक्रेसी है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग यहाँ तक जानने के बाद नेक्स्ट आते हैं कि ये जो हम लोग ने 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए, इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं। मोनार्ची आई थिंक क्लियर, सिंगल रूलर विद एब्सोल्यूट प्रॉब्लम। नॉर्मली क्या होता है कि हेरिडिटी पोजीशन होती है, आपने देखा होगा कि ब्रिटेन में है, राइट। हमारे यहाँ तो ये हटा दिया गया, लेकिन जो भी राजा होते हैं वहाँ पे ये होता है, क्या उनकी मोनार्ची होती है। एरिस्टो, अभी क्या टायरनी इसका अपोजिट था, जिसमें सिंगल रूलर, तानाशाह जो बोलते हैं, जो आपका हिटलर था या मुसोलिनी था, लेकिन ऑप्रेसिव मीन्स रखता है। दूसरा एरिस्टोक्रेसी, यहाँ पे आपको याद आना चाहिए कि रूल ऑफ फ्यू, रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ नोबल एंड वर्चुअस इंडिविजुअल। ये वर्चुअस हैं तो ये अपना वर्चुअसली काम करेंगे और अपनी प्रजा का ख्याल रखेंगे, उनके सुख दुख, उनके राइट्स, उनके इंटरेस्ट का केयर करेंगे। ओलिगार्की में क्या होगा कि प्रिविलेज्ड कुछ एलाइट हैं जो कंट्रोल करेंगे गवर्नमेंट, सब कुछ अपने फ्यू एलाइट्स के लिए, अपने खुद के लिए। तो नॉर्मली मिडिल ईस्ट में देखा जाता है कि नॉर्मली ऐसी शासन रहता है। अब पॉलिटी, दिस इज कॉल्ड गोल्डन मीन, गुड गवर्नेंस, बेस्ट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट रन बाय सिटीजन हु कलेक्टिवली डेलिबरेट्स एंड मेक डिसीजन। जो लोग होते हैं सबका देखा जाता है, सबका क्या बेस्ट है सबके में, वही देख के यहाँ पे निर्णय लिया जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे सिटीजन के हिसाब से 2 इक्वल राइट्स हैं, बट नॉर्मली माना जाता है कि यहाँ पे जो होता है, जो भी गवर्नमेंट होती है अपना ही ख्याल रखती है, दूसरों का या उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनका ख्याल नहीं रखती है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद मैं आपको बता दूं कि जो उसने है बोला है, इसको अगर गुड गवर्नेंस बोला है, गोल्डन मीन, तो टायरनी को उसने बोला है वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस।
उसके बाद उसने इसको वर्स में बोला है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो अब ये बता दूं कि एक्चुअली में क्या होता है, एक साइकिल ऑफ गवर्नेंस चलता है, राइट। साइकिल ऑफ गवर्नेंस क्या होता है कि पहले बहुत अच्छी चल रही होती है आपकी प्रजा, जो आपका रूल है वो बहुत अच्छा चल रहा है, गवर्नमेंट अच्छे से कर रही है। फिर उसके बाद ये चेंज हो जाती है, धीरे धीरे राजा करप्ट हो जाता है और ये सब टायरनी में चेंज हो जाता है। अब राजा नहीं ख्याल रख रहा है, बल्कि ये देखा गया है कि बहुत अत्याचार भी हो रहा है। उसके बाद कुछ अच्छे लोग आते हैं, वो लोग फिर चेंज करेंगे और नॉर्म फिर ये चेंज हो जाएगी एरिस्टोक्रेसी में। तो यहाँ पे फिर से अच्छा शासन चलने लगेगा, बट दिस इज नॉट रूल्ड बाय वन पीपल, रेदर द ग्रुप और बंच ऑफ पीपल। फिर वही होगा, साइकिल होगा कि ये लोग परवर्ट हो जाएंगे, करप्टेड हो जाएंगे और फिर ये चेंज हो जाएगा ओलिगार्की में, राइट। फिर ओलिगार्की कुछ दिनों चलेगा, लोग परेशान हो जाएंगे, फिर आएंगे रिवोल्ट करेंगे, ये पॉलिटी में चेंज होगा, अच्छा चलता रहेगा, लेकिन फिर करप्शन बढ़ जाएगा, तो फिर ये डेमोक्रेसी आ जाएगी। और उसके बाद दोबारा डेमोक्रेसी में जब हालत खराब हो जाएगी तो कोई सिंगल इंडिविजुअल आएगा और इसको पूरे को फिर से अच्छा रूल करने लगेगा, तो ये मोनार्ची में चेंज हो जाएगी, मोनार्की में चेंज हो जाएगी। तो ये जो रूल है, ये जो साइकिल है, ये चलता रहता है। एंड ओके, सो आई थिंक दिस वुड बी क्लियर। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो पहली बात है कि ये थोड़े जनरली है कि ये आज तक जो भी पॉलिटिकल साइंस या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उन तक के जितने भी हुए हैं या जो भी चीज़ें हैं आज तक की जितनी भी बनी है थ्योरी, सबको इसने इम्पैक्ट किया है, तो इसे बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरा कि जो इसने जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, सिटीजन पार्टिसिपेशन बोला है वो आज तक रेलिवेंट रहता है। और तीसरा जो है कि क्रिटिकल एवोल्यूशन, जो हम लोग इसका करेंगे तो बोलते हैं कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने इसका चैलेंज किया, बट फिर भी ये रेलेवेंट है और इस पर बहुत ज़्यादा ऐसा कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो हम लोग लास्ट स्टेज पे भी पहुँच गए हैं। तो एक बार क्या करते हैं, पूरी क्लास का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ एरिस्टोटल, कि कौन था, ग्रीक फिलोसफर था, प्लेटो का जो है गुरु है, इसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी बोलते हैं। फिर इसके बाद बहुत सारे डिसिप्लिन्स को इसने मास्टर किया हुआ है, जैसे मेटाफिजिक्स, आपका पॉलिटिक्स, एथिक्स, ठीक है, सिविक्स। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू गवर्नमेंट है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एरिस्टोटल को इसने क्या किया है, इसका गुरु बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट फिर हम लोग ने इसके बाद क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि ग्रीक पॉलिटिक्स कैसी थी, ये एंशिएंट डेमोक्रेसी है, सिटी स्टेट है, 150 सिटी स्टेट को इसने पढ़ा एरिस्टोटल ने। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि वहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा है, क्या दिक्कतें हैं, तो उसने हर एक जो इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट थे सबके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और फिर अपनी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दी। इसकी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी कि थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसने बोला कि दो टाइप की हो सकती है, एक नंबर ऑफ पर्सन रूलिंग्स, दूसरा पर्पस क्या है, तो नंबर ऑफ पर्सन रूलिंग में 1, few, many हो सकते हैं, और पर्पस में अगर रूलिंग के लिए है, इंटरेस्ट ऑफ पीपल है तो ये नॉर्मल फॉर्म है, अगर रूलिंग सेल्फ इंटरेस्ट के लिए है तो ये परवर्टेड फॉर्म है, ओके। अब इसके बाद हम लोग ने देखा था कि रूल ऑफ 1 में अगर नॉर्मल फॉर्म में चल रहा है तो मोनार्ची है, और अगर परवर्टेड फॉर्म में चल रहा है तो टायरनी, ऐसे फ्यू में एरिस्टोक्रेसी, अगर नॉर्मल फॉर्म में है ओलिगार्की है, अगर टायरनी परवर्टेड फॉर्म है, और अगर मैनी में अगर पॉलिटी है तो नॉर्मल फॉर्म है, while if there is democracy then it is can be called as perverted form। फिर हम लोग ने एक साइकिल भी पढ़ा था कि कैसे इससे चेंज होता रहता है नॉर्मली, और इनके बारे में थोड़ी डिटेलिंग भी हम लोग ने जानी थी कि क्या होते हैं इनके बारे में और ये कैसे चेंज होता है। और साथ ही साथ हम लोग ने बोला था पॉलिटी इज बेस्ट प्रैक्टिकेबल, पॉलिटी इज बेस्ट प्रैक्टिकेबल है, पॉलिटी बेस्ट प्रैक्टिकेबल है। एक्चुअल में तो बोलते हैं कि आप लोग कह सकते हो कि मोनार्ची को बेस्ट होना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है ये प्रैक्टिकल नहीं है,
जो कि आपको मालूम है कि मोनार्ची का जो फिलोसफर किंग का कंसेप्ट प्लेटो ने दिया था वो बिल्कुल भी उसमें डिस्पॉट बन जा रहा था, जो अल्टीमेटली टायरनी हो रही थी। तो जो वर्ड इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल गोल्डन मीन ऑफ गवर्नेंस, दैट इज पॉलिटी। सो आई थिंक एवरीथिंग, एंड फिर हम लोग ने साइकिल ऑफ गवर्नेंस की भी चर्चा की थी। तो आई थिंक आप सबको क्लियर होगा इसके बारे में। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।